अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब हो चुकी है, लेकिन उसके बाद से इम्कान तो यही ज़ाहिर किया जा रहा था कि जो बेयकीनी की सूरत हाल मुल्क पाकिस्तान में पाई जाती है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो भी किसी हद तक ख़त्म हो जाएगा। मगर वफाक की हद तक अगर कहीं कम है तो फिर सूबों की हद तक ज़्यादा होता चला जा रहा है। हमने देखा कि पंजाब के अंदर जिस तरह से नए कायदे ईवान का इंतखाब हुआ, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ, उस हवाले से भी अभी तक बेयकीनी की सूरत हाल है। क्योंकि गवर्नर पंजाब की अगर बात करें, हल्फ उठाना था कल रात 8 बजे, ख़बरें यही गर्दिश कर रही थी। मगर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की जानिब से कहा गया कि वो हल्फ नहीं लेंगे और उसके बाद उन्होंने कहा कि आइनी टीम के साथ मुशावरत करेंगे, देखेंगे कि आइनी तरीक़ाकार अपनाया गया था वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए जो ईवान के अंदर हुआ। तो ये एक बार फिर से वही मामला हमें नज़र आ रहा है जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद के ऊपर अदालत उज़्मा का एक वाज़ेह फ़ैसला मौजूद था कि आपने इलेक्शन को शफाफ बनाना है, इलेक्शन करवाने हैं, कायदे ईवान का इंतखाब करना है। मगर उसके बाद जिस तरह से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए और रात के फिर 12 बजे जाके कहीं तहरीक अदम एतमाद के मामले के ऊपर वोटिंग होती है। तो इसी तरह की सूरत हाल हमें पंजाब में भी होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल कल ख़बरें ये भी चली कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए गवर्नर पंजाब को हटा दिया, जबकि एक कानूनी और आइनी मामला ये भी है कि सदर ममलिकत के पास इख्तियार होता है कि उसने गवर्नर को हटाना होता है। वज़ीर-ए-आज़म एक समरी भिजवाते हैं जिसको मंजूर करना होता है और कानून ये भी कहता है कि मंजूर करने के अलावा सदर ममलिकत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसको बहरहाल हर हाल में जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो समरी दी जाएगी उसके ऊपर दस्तखत करने होंगे। इस मामले के ऊपर सदर ममलिकत के जो इख्तियारात हैं बड़े ही महदूद हैं। तो फिर ये भी मामला देखेंगे। फवाद चौधरी साहब ने तो कहा कि ऐसी कोई समरी फ़िलहाल सदर ममलिकत को मौसूल नहीं हुई है। गवर्नर पंजाब अपने ओहदे पर हैं और वो काम उसी तरह जारी रखेंगे। तो एक बार फिर से पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और वहाँ पर एक बार फिर से बेयकीनी की सूरत हाल है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली अपना रही है उसके ऊपर बात करेंगे और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या हिकमत अमली रखती है उस हवाले से भी बात करेंगे। वफाक की भी बात करेंगे कि क्यों अब तक काबीना के जो नाम है वो उस तरह से सामने मुकम्मल तौर पर नहीं आ सके हैं और बाकायदा काबीना तश्कील नहीं पा सकी है, कहाँ पे डेडलॉक है। क्या पीपल्स पार्टी तमाम अमूर के ऊपर माने आ रही है, कुछ ज़्यादा डिमांड्स हैं या दीगर इत्तेहादियों की डिमांड ज़्यादा है, इस हवाले से बात करेंगे। और इमरान खान साहब जिस तरह से एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, काबीना तश्कील पाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, नहीं पाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, या फिर इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने। हनीफ साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं पंजाब की सूरत हाल के हवाले से। ये क्या मामला चल रहा है? गवर्नर पंजाब को खबरें ये भी चल रही हैं कि हटा दिया गया है, जबकि सदर ममलिकत की जानिब से ये कहा जा रहा है उनके ऑफिस की जानिब से कोई समरी ऐसी मौसूल नहीं हुई है। तो ये क्या मामला चल रहा है वहाँ पर? बहुत शुक्रिया राजा साहब। ये पंजाब में जो सूरत हाल है, कल की इतलात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने हटा दिया था गवर्नर पंजाब को और इस बात की तस्दीक मरियम औरंगजेब ने की थी अपने ट्वीट में। लेकिन बाद में फवाद चौधरी का ट्वीट आ गया और फिर गवर्नर पंजाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं हटा सकते, वो समरी भेज सकते हैं सदर को। सदर जब तक उनको डी नोटिफाई नहीं करते वो उस वक्त तक अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। अवान सदर से भी ये इतला आई कि उन्हें कोई समरी मौसूल नहीं हुई, इसलिए गवर्नर जो है उमर सरफराज चीमा वही अपने ओहदे पे काम जारी रखेंगे। दूसरी साइड पे उमर चीमा ने वजीर आला पंजाब जो मुंतखब हुए हैं हमजा शहबाज शरीफ, उनसे हलफ लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वो आईनी तौर पर ये इलेक्शन को मुतनाज़ा समझते हैं और एक कमेटी की रिपोर्ट उनको पेश की गई। वो कमेटी जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की जानब से एक रिपोर्ट उनको भेजी गई और उन्होंने उस रिपोर्ट का रेफरेंस दिया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इंतखाब हुआ है ये मुतनाज़ा हुआ है और इसमें जो है वो धौंस और धांधली से काम लिया गया है और इसलिए वो ये आईनी तौर पर इस नताइज को तस्लीम नहीं करते। जबकि कुछ आईनी माहिरीन से मेरी बात हुई है
तो उनका ये कहना है कि ये जो गवर्नर है उनका ये इख्तियार नहीं कि वो पार्लिमान के नताइज को मुस्तरद कर सके। आईनी तौर पर वो पार्लिमानी नतीजे को किसी भी सूरत मुस्तरद नहीं कर सकते। और आज जो गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी गवर्नर को यही एडवाइस की है कि वो आईनी तौर पर पार्लिमानी नताइज पे ना असरअंदाज हो सकते हैं, ना उनको मुस्तरद कर सकते हैं। इसलिए अगर वो हलफ नहीं लेते तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन बहरहाल ये सारी सूरत हाल की मौजूदगी में गवर्नर उमर चीमा ने हलफ लेने से इनकार कर दिया है। और अभी ये भी इत्तलात है कि अगर वो हलफ नहीं लेते तो हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो वजीर आला पंजाब से हलफ लें। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि गवर्नर पंजाब को हटाया जाएगा। इस ज़िमन में जो भी आईनी तकाजे हैं वो पूरे करते हुए उनको हटाया जाएगा। और मखदूम अहमद महमूद के नाम पर इत्तेफाक हुआ है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, पहले भी गवर्नर पंजाब रहे हैं, कि उनको गवर्नर पंजाब बनाया जाएगा। बहरहाल सूरत जो भी बने, अभी तक नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ है गवर्नर पंजाब को इस हवाले से। हलफ का जो है वो इल्तवा में पड़ा हुआ है। हनीफ ये बताइएगा, कन्फर्म नहीं कि उनसे हलफ कौन लेगा। चीफ हनीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आपको आवाज आ रही है? या कोई नया। हनीफ आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, मुझे ये बताइएगा नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है गवर्नर पंजाब को उनकी बरतरफी का या अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, क्योंकि नोटिफिकेशन तो ऐवान सदर से ही जारी होना है, इसलिए अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा है कि समरी ऐवान सदर को भिजवा दी गई है। लेकिन ऐवान सदर के पास भी 10-12 दिन का गालिबन टाइम होता है कि इतना वो डिले कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट करने में। रिजेक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन एक्सेप्ट करने में उनको इतना टाइम लगता है। तो हो सकता है कि वो आखिरी वक्त तक आखिरी टाइम गेन करें और गवर्नर पंजाब को ना डी नोटिफाई करें, ताकि वो बरकरार रहे और हमजा शहबाज शरीफ के हलफ का जो मामला है वो लटका। मुझे साहब ने ये भी बताइएगा कि इस वक्त काफ लीग क्या सोच रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पंजाब की वो क्या सोच रही है। ये जो इंतखाबात हुए हैं पंजाब असम्बली में, क्योंकि इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात तो वो अपने ज़ाहिर कर रहे हैं कि आइनी तरीक़े को मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया है, तो क्या ऐसी कोई ख़बरें हैं या ऐसी कोई आरा पाई जाती है कि इसको अदालत में ये मामले को फिर से लेकर जाएंगे? आपकी आवाज में सुन नहीं पाया। अब से मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं। मुझे साहब ने ये बताइएगा कि काफ लीग तो इस फैसले को मान नहीं रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तस्लीम नहीं कर रही है वज़ीर आला पंजाब के जो इंतखाबात हुए हैं, तो इस हवाले से वो फिर क्या राय रखते हैं, क्या खबरें हैं कि वो कौन सा तरीक़ाकार अपनाएंगे? क्या दोबारा लाहौर हाईकोर्ट का रुजू करेंगे? मेरा ख्याल है कि ये तस्लीम तो करना पड़ेगा इनको, क्योंकि जो भी इंतखाब हुआ है वो आईनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुआ है। उसके जो रिपोर्ट सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने पेश किया गवर्नर को, उसमें जो कहा गया है उसको भी डिप्टी स्पीकर ने जिसने कंडक्ट किया था ये इजलास, उन्होंने उस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है। और उन्होंने कहा है, और बल्कि उन्होंने तो वो सेक्रेटरी जो पंजाब असम्बली है उन समेत 4 मुलाजमीन को मुअत्तल भी कर दिया है कि ये इन्होंने दखल अंदाजी की थी और ये सारा मामला जो पंजाब असम्बली में हंगामा आराई हुई थी उसके जिम्मेदार भी इन्हीं को करार दिया था, इस वजह से उन्होंने सस्पेंड कर दिया। लेकिन चूंकि मामला अब जिद का और अनाह का बना हुआ है, इसलिए अब कल जो है चौधरी परवेज इलाही उन्होंने भी 28 तारीख को इजलास तलब कर लिया है पंजाब असम्बली का। वो कहते हैं कि स्पीकर तो अभी तक मैं हूँ, तो लिहाजा उन्होंने भी इजलास तलब कर लिया है। अब ये सारी सूरत हाल देखनी पड़ेगी कि ये किस तरह ये एक तरह की टसल शुरू हो चुकी है और जो कि पहले से ही जारी है उसमें शिद्दत आ गई है। अब काफ लीग का और पीटीआई का ये स्ट्रेटेजी है कि किसी ना किसी तरीके से इस मामले को लटकाया जाए, हलफ के मामले को, और हर तरह के रोड़े अटकाए जाएं ताकि फंक्शनल ना हो सके नई आने वाली हुकूमत, और फंक्शनल हो जाए तो वो काम ना कर सके। तो ये वही स्ट्रेटेजी है जो मरकज में भी आखिरी दम तक रवा रखी गई और यहाँ पंजाब तो साथ में फिर ये भी के मामले में ये भी मुझे बताइएगा कि स्पीकर के हवाले से क्या सोच रही है पाकिस्तान मुस्लिम नून? क्या स्पीकर के खिलाफ भी कोई तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे परवेज इलाही साहब के लिए?
स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ऑलरेडी जमा हो चुकी है। अच्छा। चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ जमा हो चुकी है और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद जमा हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पीटीआई ने जमा करवाई है। अब ये मसला खड़ा हुआ है, चौधरी परवेज इलाही ने इजलास इसलिए बुलाया, वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ बाद में जमा हुई है, पहले डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा हुई है, इसलिए डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग पहले होगी बाद में होगी। अब ये सारी आईनी मुशगाफियां निकाली जा रही हैं, कोई ना कोई आईनी तौर पर आप समझते हैं कि ये गुंजाइश है कि एक स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा भी होगी या फिर भी वो इजलास की सदारत करेगा? ये जिस वक्त डिप्टी स्पीकर ने इस इजलास को कंडक्ट किया उस वक्त डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद तो लाहौर हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला आ गया था उस वजह से होगा। उस हवाले से कोर्ट के आर्डर आ गए थे। अब ये चौधरी परवेज इलाही जो कर रहे हैं, इजलास तलब कर रहे हैं, अब इस हवाले से भी कोई पार्टी कोर्ट में जाएगी और वो भी कहेंगे कि जो चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जो अदम एतमाद का मामला था वो कोर्ट के अहकामात से पहले का था, इसलिए वो सारा मामला खत्म हो गया जब कोर्ट के अहकामात के जरिए नया कायदे अवान बन गया। तो जब कायदे अवान बन गया तो फिर अब मैं स्पीकर हूं, क्योंकि मैंने स्पीकरशिप से इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए वो पहले वाले स्टेटस पे चले गए। अब एक साइड पे तो चौधरी परवेज इलाही स्पीकर के स्टेटस पे चले गए हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इंतखाब को तस्लीम कर लिया है, हमजा शहबाज के इंतखाब को। अगर वो इस इंतखाब को तस्लीम ना करते तो स्पीकर के स्टेटस पे क्यों जाते? तो एक साइड पे तो वो उधर चले गए हैं और उन्होंने अमली तौर पर जब इजलास कॉल कर लिया है तो उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि ये हमजा शहबाज शरीफ कायदे अवान बन गए। लेकिन दूसरी साइड पे उन्हीं की जो इत्तेहादी पार्टी है पीटीआई, उसके गवर्नर जो है वो इस इंतखाब को तस्लीम नहीं कर रहे और वो उनसे हल्फ नहीं ले रहे। इसलिए ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ जिद का और अना का और हक धर्मी का है और हर कीमत पर रोडे अटकाने का मामला है। अदरवाइज सारी दुनिया को पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे इलेक्शन हुआ और जिस तरह एक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत थी वो हुई और जिन लोगों ने वहां पे दंगा फसाद किया और जिस तरह नॉन इलेक्टेड लोग पार्लियामान के अंदर ऐवान के अंदर गए और उनको जो भी लेके गया वहां पे वो सारे की सारी वो जिम्मेदार हैं। वो कैमरे में फुटेज हैं उन सब की, जिन लोगों ने तशद्दुद किया, जिस पर तशद्दुद किया वो भी सारा कुछ सामने है। इस हवाले से कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जिस पे बात की जा सके, लेकिन ये सारे के सारा सब कुछ पब्लिक के सामने है। लेकिन जब तक आप तस्लीम नहीं करना चाहें, आप तस्लीम ना करें तो फिर क्या किया जा सकता है? उसमें यही है कि कोर्ट भी एक हद तक मुदाखलत करती है। कोर्ट ने इलेक्शन करवा दिया आपका, अब जब इलेक्शन हो गया है तो अब आईनी तौर पर गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो हल्फ ले। अब गवर्नर अगर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उस पर फिर एक नया क्राइसिस बिल्ट हुआ है और ये क्राइसिस के हवाले से फिर कोई कोर्ट में जाएगा या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हल्फ लेंगे। ये बहरहाल ये अच्छा साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा कि कल जब ये इलेक्शन वाला जो दिन था उस वक्त जो पुलिस ईवान के अंदर दाखिल हुई है, जब परवेज इलाही साहब ने भी कहा कि आईजी पंजाब को हम सख्त सज़ा भी देंगे, तो ये वाज़ेह हुआ है कि किसकी इजाज़त से वो अंदर आए थे? क्योंकि उस वक्त तो निगरान वज़ीर आला तो उस्मान बुज़ार ही थे, तो फिर उनकी इजाज़त के बगैर कैसे पुलिस ईवान के अंदर आई? जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है वो स्पीकर होता है। वो वजीर आला चाहे वो कायदे अवान हो या ना हो, निगरान हो, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं होता। जो भी चेयर कर रहा होता है इजलास को स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, ऐवान की टोटल जिम्मेदारी और टोटल ऐवान की कस्टोडियन उसकी जिम्मा होती है। तो ये डिप्टी स्पीकर पर जिस वक्त हमला किया गया और उनको जो ऐवान की सिक्योरिटी है उन्होंने बमुश्किल वहां से निकाला और उन पर जिस तरह तशद्दुद किया गया, उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने आईजी पंजाब को खत लिखा और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा, जिनको हाई कोर्ट पहले ही बाउंड कर चुकी थी कि आपने इस अजलास को पुरअमन इनकाद इसका यकीनी बनाना है और इस हवाले से तमाम सारे इंतजाम करने हैं। जब डिप्टी स्पीकर पे तशद्दुद हुआ तो फिर डिप्टी स्पीकर ने आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा और उनसे सिक्योरिटी मांगी और उनको कहा कि सिविल कपड़ों में भी पुलिस एहलकार स्पीकर के डाइस पे के साथ भी तैनात किए जाएं और ऐवान के अंदर भी तैनात किए जाएं, क्योंकि स्पीकर का जो डाइस था उस पर भी पीटीआई की खवातीन ने कब्जा जमाया हुआ था और स्पीकर को अपने फराइज अदा करने में रुकावट पेश आ रही थी।
इसलिए जो पुलिस ऐवान के अंदर आई है वो स्पीकर की रिक्वेस्ट पे आई है, और स्पीकर ने कॉल किया आईजी पंजाब को, सॉरी डिप्टी स्पीकर ने, और डिप्टी स्पीकर ने इस वजह से कॉल किया है कि ऐवान के अंदर माहौल ऐसा था कि अगर पुलिस ना होती तो फिर ये मुमकिन ही नहीं था कि वो अजलास हो पाता और उसमें ये जो है वोटिंग वजीर आला के लिए हो पाती। इसलिए ये अनफॉर्चुनेट हुआ है इंसिडेंट पुलिस का ऐवान में आना, ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं, ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन एनवायरनमेंट और हालात इस तरह के क्रिएट हो गए थे कि अगर डिप्टी स्पीकर पुलिस की मुआवनत ना लेते तो शायद ये इजलास ना हो पाता। और जहांगीर तरीन के हवाले से कोई खबर है कि पहले उन्होंने आना था लेकिन वो फिर नहीं हो सका, तो अभी कोई इतलात हैं कि वो कब तक आ रहे हैं? जहांगीर तरीन ने मेरा ख्याल है अपनी आमद एक बार फिर मुअख्खर कर दी है, और जिस तरह मरकज में भी अभी तक कैबिनेट नहीं तश्कील पाई और शायद आज एक इब्तदाई काबीना जो है वो फाइनल हो जाए, लेकिन ये सारे मामलात एक बड़े चैलेंज की सूरत में सामने आए हैं। पंजाब बड़ा सूबा है, वहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं हो पाई और अभी पता नहीं कितना टाइम लगता है इसको फंक्शनल होने में। मरकज में इत्तेहादी हुकूमत के अपने मसाइल हैं, वहाँ पे कैबिनेट अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर बैठकर ही सारी सूरत हाल को मेरा ख्याल के मॉनिटर करेंगे, और जब तक ये सारे मामला कोई फाइनल शक्ल इख्तियार नहीं कर लेते उस वक्त तक जहांगीर तरीन पाकिस्तान नहीं आएंगे। सही, लेकिन साथ में जहांगीर तरीन जो ग्रुप है, ओन चौधरी की जानिब से ये भी ट्वीट किया गया था कि पंजाब की सूरत हाल के बाद हम आज़ाद कश्मीर का भी रुख करेंगे, तो वहाँ पर भी अपने किसी अपोजिशन के साथ मिलेंगे, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, या तहरीक इंसाफ में से किसी एक का ये चुनाव करेंगे और उसके हवाले से ये बात करेंगे? देखिए, ये जो पंजाब में स्ट्रेटजी अपनाई है जहांगीर तरीन ग्रुप ने, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये पंजाब में तो अपोजिशन को वोट दें, उनके साथ हों, नून लीग के साथ और मुतहदा जो अपोजिशन अब तो हुकूमत बन चुकी है उसका साथ दें आप, और मरकज में या आज़ाद कश्मीर में आप पीटीआई के साथ जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इनका जो भी फैसला होगा वो इकट्ठा ही होगा, वो चाहे मरकज के लिए हो चाहे आज़ाद कश्मीर के लिए हो। और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल तो पीटीआई ने खुद ही अब अपने ही प्राइम मिनिस्टर को हटा के अपना ही एक प्राइम मिनिस्टर ला रहे हैं। वहां पे तो इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग बाइकआउट कर रही है कायदे अवान के इंतखाब का, तो वहां पे तो सरदार तनवीर इलियास जो है, जिनको पहले भी वहां पर प्राइम मिनिस्टर बनना था और उनके बारे में तो बड़ा मशहूर था कि उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन उस वक्त क्योंकि इतनी जरूरत नहीं थी इन्वेस्टर्स की, कुछ और लोग भी थे साथ, इसलिए अब्दुल कयूम नियाजी साहब को बना दिया गया, और अब खुद ही अब्दुल कयूम नियाजी को हटा के सरदार तनवीर इलियास को बनाया जा रहा है। तो वहां पे तो जहांगीर तरीन ग्रुप वही फैसला करेगा जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया है। सही, ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ वफाक की सूरत हाल के हवाले से भी। आप क्या समझते हैं सबसे बड़ा चैलेंज काबीना की तश्कील है या फिर इमरान खान है मौजूदा हुकूमत के लिए? असल में सबसे बड़ा चैलेंज काबीना की तश्कील के अलावा जो है इस हुकूमत के टारगेट्स हैं। इस हुकूमत के ने जो टारगेट सेट किए हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, उस पर तमाम इत्तेहादी जमातों का यकसू हो जाना ये भी एक चैलेंज है इस वक्त। मसलन शहबाज शरीफ साहब जिस तरह बड़ी तेजी के साथ आए हैं और आते ही उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को विजिट करना शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ बड़े बड़े मंसूबों के हवाले से आज भी गालबन वो मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। भाषा डैम का पहले विजिट किया, उससे पहले दीगर मंसूबों पे वो जिस तरह एक्टिव हुए हैं उनके टेम्पो से और मूड से लगता है कि वो पूरे टर्नओवर के लिए जो बाकी मांदा है वो खुद को वजीर आला समझ रहे हैं, वजीर आजम समझ रहे हैं, जबकि जो इत्तेहादी पार्टी हैं उनमें अक्सरियत की जो मेजर पार्टीज हैं उनकी ये राय है कि ये फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिए जाएं और जल्द अज जल्द जो जरूरी इस्लाहात हैं वो करवाई जाएं और ये लंबे चौड़े बखेड़ों में ना पड़ा जाए। ये मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से और इस तरह के मामलात में अगर पड़ेंगे तो फिर वो
डिलीवरी नहीं दे पाएंगे और उनका रेप्यूट हुकूमत की डे बाय डे वीक होगी। इसलिए बेहतर है कि इलेक्शन करवा दिए जाए। कल तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो है MKM ने भी ये मुतालबा किया है कि इलेक्शन जाने चाहिए जल्दी। मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी बड़ी एक ये स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने भी कहा है कि जितनी जल्दी हो सके फौरी इंतखाबात कराए जाएं और ये जो कौम की अमानत है वो कौम के हवाले की जाए। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम ये हुकूमत जो है वो 1 साल के लिए होनी चाहिए और जल्द अज जल्द जो जरूरी इस्लाहात हैं वो करवा के फौरी तौर पे इलेक्शन की जानब जाया जाए। इसलिए अब ये इत्तेहादियों का इस हवाले से कि इस हुकूमत के टारगेट क्या होने हैं ये भी एक चैलेंज है। फिर जो वजारतों की तकसीम है उस हवाले से भी एक बड़ा चैलेंज है कि वजारतें इतने कम वक्त में क्या डिलीवर कर पाएंगी। इसलिए कुछ लोग, कुछ पार्टियां जो हैं वो वजारतें लेने से भी गुरेज कर रही हैं। झगड़ा इस बात का नहीं कि कौन सी वजारत किसको दी जाए, इस बात का भी चैलेंज है कि वजारतें लोग लेना नहीं चाह रहे और कहते हैं कि अगर वो वजारत लेंगे तो इतने कम अरसे में कैसे डिलीवर कर पाएंगे और आगे इलेक्शन है, फिर उन्होंने इलेक्शन में जाना होगा और अवाम को क्या जवाब देना होगा। इसलिए ये सारी सूरत हाल फेस करनी पड़ रही है वफाकी हुकूमत को और उम्मीद है कि वो ये जो इब्तदाई कैबिनेट बनाएगी इस कैबिनेट की मौजूदगी में ही जो है वो मेजर फैसले कर लिए जाएंगे इंतखाबी इस्लाहात के और मेजर फैसले करने के बाद फिर ये भी बिलाखिर हुकूमत को फैसला इलेक्शन की जानब जाने का ही करना पड़ेगा। दूसरी जानब जो कायदे तहरीक इंसाफ हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो मुसलसल अवामी कैंपेन पे निकले हुए हैं। अवामी कैंपेन में उनको एक पजीराई मिल रही है, उनके नैरेटिव को लोगों से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें वो एक अलग बात है, लेकिन जो पब्लिक गैदरिंग जिस तरह उनके जलसों में हो रही है उससे लगता है कि उनका प्रेशर भी हुकूमत पे बढ़ रहा है। वहां से भी फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है। बल्कि अब तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने भी इस बारे में इस तरह की सोचना शुरू कर दिया है कि आफ्टर ऑल इस सारे मामले का हल जो है इलेक्शन ही है, क्यों ना इलेक्शन की जानिब भी जाया जाए। गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ ने जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनसे मुलाकात की लाहौर में, तो इत्तलात के मुताबिक वहां से भी जो इनपुट आर्मी चीफ को मिला जो साबिक फौजी अफसरान की तरफ से, वहां पे भी ज्यादातर मुतालबा यही सामने आया कि किसी न किसी तरीके से सारे सिचुएशन से निकलने का वाहिद हल जो है वो फौरी इंतखाबात हैं। इसलिए ये हुकूमत जितनी देर भी काम करेगी ये अंडर प्रेशर रह के काम करेगी। ये प्रेशर खुद उसके इत्तेहादियों का प्रेशर भी होगा, ये प्रेशर पब्लिक का प्रेशर भी होगा और ये प्रेशर तहरीक इंसाफ का प्रेशर भी होगा। और दूसरी जो इसमें एक चीज रहेगी कि आमतौर पे ये कहा जा रहा है कि इत्तेहादी जो तितर बितर हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे, आपस में लड़ झगड़ पड़ेंगे और ये शायद हुकूमत डिस्टर्ब हो जाए इत्तेहादियों के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। ये इत्तेहादी इकट्ठे रहेंगे और इनको इकट्ठा रखने में सबसे बड़ा किरदार जो है वो इमरान खान साहब का होगा। जब तक इमरान खान साहब का प्रेशर, PTI का प्रेशर जो है इन पे रहेगा तो इनकी मजबूरी होगी कि इन्हें इकट्ठा रहना पड़ेगा और ये इकट्ठे रहेंगे। सही। तो साथ में ये बताइएगा कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये खबरें भी चल रही हैं कि पंजाब के हवाले से वो काफ़ी चीज़ें मांग रहे हैं, MNAs मांग रहे हैं, MPs भी वो अपनी 20 सीटों के हवाले से मांग रहे हैं, फिर मुतलका अफसरान भी मांग रहे हैं। तो ऐसी भी कोई बातें हैं जिसकी वजह से काबीना की तश्कील में रुकावट आ रही है? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सिचुएशन है। ये जो सीट एडजस्टमेंट है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में, ये तहरीक अदम एतमाद टेबल होने से पहले इनके मामला तय पा चुके हैं कि किस किस सीट पे कैसे एडजस्टमेंट करनी है आने वाले इलेक्शन के लिए। इसमें काबीना की तश्कील के हवाले से कोई मामला नहीं है, बल्कि मेरी इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी गुरेजा है कि वो ज्यादा वजारतें ले या वफाकी काबीना में एक भरपूर एक्टिव रोल अदा करे, क्योंकि वो भी ये समझ रहे हैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि इस शॉर्ट टर्म में जबकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, महंगाई का चैलेंज है, मईशत का चैलेंज है, उसके साथ साथ ये ऑपोजिशन का भी एक बड़ा चैलेंज है। इस इतने तमाम चैलेंजेस की मौजूदगी में किसी भी वजीर के लिए बेहतरीन परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आगे इलेक्शन सर पे है।
तो इसलिए अगर तो कोई टाइम होता 2-2.5 साल का तो फिर तो ये बड़ी खुशी से वजारतें लेते, लेकिन अब वजारत लेना वो एक मुराद लेने से ज्यादा वो एक चैलेंज के तौर पर उसको देखा जा रहा है। इसलिए पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज पेश की है कि बजाय पीपल्स पार्टी को ज्यादा वजारतें देने के, उन्होंने कहा है कि हम सेक्रीफाइस करेंगे और ये जो दूसरी जमातें हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा वजारतें दें ताकि उनमें एक अपना हुकूमत के हवाले से वो ऑन बोर्ड हो और हुकूमत में रह के अपना काबीना में रह के अपना रोल परफॉर्म करें और उन्हें ये एहसास ना हो कि उनको कहीं इस्तेमाल किया गया है और तमाम जो वजारतें हैं वो बड़ी जमातें ले गई हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी ने ये भी तजवीज पेश की है कि हमें बेशक आप कम वजारतें दे दें लेकिन बाकी पार्टियों को आप एडजस्ट करें और उनसे ज्यादा काम लें। एमक्यूएम के लिए आप ख़तरा समझते हैं जिस तरह से पावर शो किया गया है कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि पहले भी जितनी भी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है वो मोस्टली तो एमक्यूएम की ही सीटें थीं, तो इस बार समझते हैं कि और बड़ा अपसेट हो सकता है एमक्यूएम के लिए? देखिए, इसमें जहां एमक्यूएम के लिए एक बड़ा चैलेंज है वहां तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा चैलेंज है। तहरीक इंसाफ ने जो कराची के अंदर वोट बैंक गेन किया था वो ज्यादा शहरी एरिया से, कराची के जो अर्बन एरियाज हैं वहां से उनको वोट मिला था और वो वोट बैंक जो था वो जितना भी डैमेज हुआ था वो एमक्यूएम का वोट बैंक था, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका जितना भी है कराची का जो है वो उसका वोट बैंक पहले एमक्यूएम के साथ होता था। पीपल्स पार्टी वो वोट बैंक हासिल करने में कामयाब नहीं होती थी जो एमक्यूएम का इंटैक्ट वोट था। एमक्यूएम का वोट डैमेज माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, लेकिन उसके बाद जो पीटीआई की जो परफॉर्मेंस रही है पूरे मुल्क में और खास तौर पर कराची में, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने बहुत कम विजिट किए कराची के और वहां पे कराची में जो पीटीआई की तंजीम थी वो भी मुसलसल इख्तलाफात का शिकार रही और जिस तरह की वहां पे टीम सामने आई उसने भी कोई डिलीवर नहीं किया। इसलिए जहां पे जो पीटीआई ने वोट पहले लिया था 2018 में, उसके लिए भी एक चैलेंज है कि वो उतना वोट बरकरार रख सकती है या उसमें कोई इजाफा कर सकती है कि नहीं कर सकती। आप जलसे बड़े हो जाना ये एक और फिनोमेना है। जलसे बाज़ औक़ात बड़े हो भी जाते हैं लेकिन वो इंतखाबी जब नताइज आते हैं तो वो कुछ और कहलाए जाते हैं। जलसा पूरे कराची से हो रहा है, जबकि जब आपका इंतखाब होगा तो वो हल्का वाइज होगा, वहां पे आपको उसी हल्के के लोगों ने वोट देना होगा। जलसे में आपके बच्चे भी होते हैं, वो लोग भी होते हैं जो वोटिंग की एज से कम के लोग होते हैं, वहां पे सिक्योरिटी भी होती है, मीडिया के लोग भी होते हैं। तो जलसे का तो एक माहौल और होता है, वहां की गैदरिंग को आप इंतखाबी नताइज पे क्यास नहीं कर सकते। आप देखेंगे जलसे जमात इस्लामी के भी बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे पंजाब में भी बड़े बड़े जलसे होते हैं, लेकिन जब हल्का वाइज वोटिंग होती है तो फिर उनके हिस्से में जितनी नशिस्तें आती हैं वो आपके सामने है। इसलिए ये जो जलसे हैं ये एक माहौल तो बनाते हैं इंतखाब का, लेकिन इससे आप इंतखाबी नताइज का अंदाजा नहीं कर सकते। दूसरी साइड पे एमक्यूएम जो है उसके लिए जहाँ पे एक बड़ा चैलेंज जरूर है पीटीआई, लेकिन उनको ये भी है कि उन्हें ये पता चल गया कि पिछली दफा उनका वोट बैंक कहाँ से मुतासर हुआ था। अब उनको एक काम करने का मौका भी मिल गया है और अब उनको अपने तौर पे अपनी जो है स्ट्रेटेजी उसको रिवाइज करने का मौका भी मिला है और इसीलिए वो इस हुकूमत के साथ भी शामिल हुए हैं, क्योंकि उनको उनका फितरी इत्तेहाद भी पीपल्स पार्टी के साथ ही बनता था। वो क्यों जाते पीटीआई के साथ? पीटीआई ने तो उनको डैमेज किया था, पीटीआई के साथ तो वो बाअमरे मजबूरी थे, किसी के कहने पे थे पीटीआई के साथ। जैसे ही कहने वाले ने अपनी हमायत वापस ली तो ये फौरी तौर पर अपने फितरी अलाइज के साथ चले गए, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन्होंने जो वर्किंग रिलेशन कायम करना है वो पीपल्स पार्टी के साथ ही कायम करना है। इसलिए अब अगर थोड़ा सा मिल जाता है और ये कोई एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिलकर कराची में डिलीवर कर जाते हैं कोई थोड़ा बहुत,
तो फिर मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होगा कि वो मजीद डेंट डाल सके वो MKM को से। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जिस नैरेटिव को लेकर चले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं, उस मामले के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी 3 साल 7 या 8 माह, उसमें गवर्नेंस और डिलीवर्स ये बहुत सारी जो पीछे हैं, ये पीछे बहुत जो चीज़ें हैं पीछे रह चुकी हैं, चाहे माशी पॉलिसी भी हो। अब वो एक नए बयानी के साथ जा रहे हैं, लाहौर में भी जलसा होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं लाहौर की आवाम का फीडबैक क्या है, इस नैरेटिव के साथ है या फिर वो गवर्नेंस का मुआजना करेंगे और उसी बुनियाद के ऊपर शिरकत भी करेंगे? हैजान, सनसनीखेजी और एक्सप्लॉयटेशन की सियासत वक्ती तौर पर आपको जज्बाती तौर पर आपको एक खुशगवार नारे की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कर सकती है। आप उसके शहर में मुब्तला हो सकते हैं और जो हमारे जैसे नीम खादा मुआशरे होते हैं वहां पे ये एक्सप्लॉयटेशन बड़ा इजी काम होता है। लेकिन थोड़े अरसे बाद ही जैसे ही वो शहर से आप निकलते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि चलें ठीक है, अमेरिका मुर्दाबाद का नारा भी लगा लिया हमने, वो खुददारी और गैरत और वो सारी बातें कर ली, लेकिन आपकी डिलीवरी क्या है? आपने क्या किया? आपने चोर डाकू भी कह दिया लोगों को। ये देखे ना कि यही हुकूमत की दो पहले साल में जिस तरह नारे लगाती रही और दूसरी मलाइन करती रही ऑपोजिशन को, चोर डाकू कहती रही, लोगों ने एक साल बड़ी तवज्जो के साथ सुना और उसके बाद ये खुद PTI के अंदर से ही आवाजें उठनी शुरू हो गई कि ठीक है भाई, बहुत हो गया, अब आप भी तो कुछ करो ना। अब वही ये मुतालबा था जो दूसरे साल और बढ़ा, तीसरे साल और बढ़ा और उसका तीसरे साल में नतीजा ये निकला कि आपको हुकूमत से हाथ धोना पड़े। तो ये जो अमेरिका के खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन, मजहबी एक्सप्लॉयटेशन और ये सारी बातें आप करके आप क्राउड तो इकट्ठा कर लेते हैं और वो क्राउड सारे का सारा वोटर क्राउड नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा, उसमें अंडर एज लोग भी होते हैं। तो वोटर क्राउड तो आप इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ये बहरहाल बाद में जलसे के बाद ये डिस्कशन भी जरूर होती है कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आपने 3 साल में किया क्या है, आपके साथ जो टीम थी वो कौन लोग हैं, आपने डिलीवर क्या किया है, आपने जो वादे किए हैं उनका और कैसे आप एतमाद किया जाए कि अब जो बातें आप कर रहे हैं वो पूरी होंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये हैजान की, सनसनीखेजी की और एक्सप्लॉयटेशन की जो सियासत है, ये अगर थोड़ा बहुत ये मौजूदा हुकूमत डिलीवर कर गई और ये कुछ ज्यादा लंबा अर्सा तक आप इस नैरेटिव को लेके चल नहीं सकेंगे कि ये बहुत ज्यादा पसीदाई आपको मिलती रहे। और ये नून लीग यहाँ लाहौर में जो जलसा होने वाला है PTI का, उसमें भी ये बात सामने आएगी कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितनी पजीराई मिलती है और कितना वोटर PTI का यहाँ पे निकलता है बाहर और सपोर्टर कितना बाहर निकलता है। लोग बाहर जो है मिडिल क्लास पाकिस्तान की जिसने PTI का साथ दिया था, वो मिडिल क्लास भी महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रही है। लोग अब इनका ये नैरेटिव सुनने के साथ साथ ये सवाल भी उठाते हैं कि ठीक है, आप अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट भी कह रहे हैं, आप सारा कुछ कह रहे हैं, आप आलमी साजिश की बात भी कर रहे हैं, सारी बातें बजा, लेकिन आपने क्या किया है? और ये वो सवाल है जो PTI के लिए चैलेंज है, आज नहीं तो कल चैलेंज जरूर बनेगा। बड़ा मुश्किल है कि अगर 1 साल बाद इंतखाबात होते हैं और 1 साल ये कैंपेन को इसी तरह प्रोलॉन्ग कर पाए और अपना टेम्पो बरकरार रख सके, मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल होगा। तंजीम साजी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काम करती हुई नज़र आ रही है। पंजाब में जिस हद तक उनके ग्रुप्स बने हैं, तकसीम हुई है जनूबी पंजाब के अंदर भी, तो उस हवाले से कोई काविशें आपको नज़र आ रही हैं? मैं सवाल का जवाब आपसे लूँगा, मगर यहाँ मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी सवाल से इसके जवाब के आगाज़ करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं मुल्क में अमूमन जो सियासी मंजरनामा है, तहरीक अदम एतमाद के बाद की जो सूरत हाल है, कहा यह जा रहा था कि जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म हो जाएगी, मगर ताहाल अब तक वही तरीक़ाकार जो है वो बरकरार है, अदम इस्तेहकाम बरकरार है। नई हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जहाँ पर नई हुकूमत के लिए माशी चैलेंजेस हैं, तो वहीं पर अगर हम बात करें जो साबिका हुकूमत थी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो जिस तरह से उनके लोग उनके सफ़ों से तकसीम
तकसीम हुई है, उनके लोग उनको छोड़कर चले गए हैं। और यही वजह थी तहरीक अदम एतमाद की। सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसीलिए तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है, क्योंकि इत्तेहादियों ने तो यही देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में तकसीम है, तो हम किस हद तक साथ दे सकते हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया हुआ है ब्यूरो चीफ लाहौर अनीम कमर साहब ने। अनीम साहब, ये बताइएगा, ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी कि पंजाब, जनूबी पंजाब में जिस हद तक तकसीम हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तंजीम साजी की जा रही है आइंदा के लिए? अभी तक तो तहरीक इंसाफ की जो बची खुची की आदत है वो जलसों में ही मसरूफ है। वो कराची के बाद लाहौर के जलसे की प्लानिंग हो रही है और यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं। तंजीम साजी एक बड़ा चैलेंज है और बड़ा इम्पोर्टेंट मरहला है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर तवज्जो कर पाए तो आपको याद होगा कि पंजाब में तो अब सारे जो ग्रुप्स थे, बड़े बड़े पीटीआई के साथ जो बड़ी बड़ी शख्सियात थी, वो सारे के सारे टूट चुके हैं। वो पीटीआई के साथ नहीं है। अलीम खान साहब पीटीआई के साथ नहीं है। जहांगीर तरीन, जिनका बड़ा रोल था इन दोनों शख्सियात का, वो दोनों शख्सियात नहीं है। यहाँ पे लाहौर में खोखर बरादरान जो है वो एक बड़ा ग्रुप था, वो नहीं है। गवर्नर पंजाब जो साबिक हैं चौधरी सरवर, उनका एक असर रसूख था, वो नहीं है पीटीआई के साथ। अब पीटीआई के पास बच क्या गया है? पीटीआई के पास बचे हैं शफकत महमूद साहब, ये महमूद रशीद साहब उनके पास बचे हैं लाहौर में। महमूद रशीद हैं, शफकत महमूद हैं, उसके बाद मियां असलम इकबाल हैं, और इसके साथ चौधरी परवेज इलाही हैं जो पता नहीं पीटीआई में है या काफ लीग में है। ये अब आइंदा देखना पड़ेगा कि ये आपस में एक दूसरे के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं या अपनी अलग-अलग जो है वो शनाख्त बरकरार रखते हैं। तो पीटीआई के पास तो लाहौर में यही 3 मेजर बंदे बचे हैं। अब ये 3 मेजर बंदे लाहौर और पंजाब जो है, ये सारे का सारा क्या उस पे इस तरह असरअंदाज होके और पार्टी को इस तरह उठा सकते हैं जिस मरबूत अंदाज में, और जिस तरह पॉपुलैरिटी दरकार होगी जो पार्टी को, क्या ये तीनों शख्सियात जो हैं वो इस काबिल हैं, इनकी इतनी वर्थ है कि वो पूरे पंजाब में पीटीआई के वोटर्स को, सपोर्टर्स को मोबिलाइज भी कर सकें, और पीटीआई को जिसका सामना यहाँ पे एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स नून लीग के साथ होगा, पीपल्स पार्टी भी उसके खिलाफ होगी। इन दोनों फोर्सेस की मौजूदगी में क्या ये 3 शख्सियात जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनके अंदर इतनी पॉलिटिकल वर्थ है कि वो इस इतने बड़े चैलेंज को फेस कर पाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है। पीटीआई को जो यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट थी वो अलीम खान की सपोर्ट थी, और अलीम खान का ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में, उनके खासतौर पर सेंट्रल पंजाब में उनका एक बड़ा रसूख था। और अलीम जहांगीर तरीन का जनूबी पंजाब में उनकी जो है बड़ा रसूख था, और उनके कहने पे वहां पे सियासत के फैसले होते थे। इसहाक खाकवानी साहब जो हैं उन्होंने पिछली दफा जनूबी पंजाब में टिकटों की तकसीम से लेकर सारे मामला ये थे जो लोग ये तय कर रहे थे। तो अब पंजाब में तो जब आपके पास कोई सेंटर ऑफ पावर नहीं है, कोई मरकजी महवर शख्सियत नहीं है, तो आप किस तरह फेस करेंगे नून लीग को और पीपल्स पार्टी को? और आने वाले इलेक्शन में आप कैसे ये दावा करेंगे कि इतने जलसे सिर्फ आपके कराची लाहौर के जलसों की वजह से लोग आपको वोट दे देंगे? मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। पंजाब के रूरल एरियाज में, शहरी इलाकों में एक हद तक होता है कि लोग को नजरियाती तौर पे वोट देते हैं। रूरल एरियाज में शख्सियात को वोट दिया जाता है, बरादरी को वोट दिया जाता है। वहां पे लोग देखते हैं कि कौन बंदा उनका अच्छे बुरे वक्त में साथ देता है, कौन उनके साथ खड़ा होता है, कौन पब्लिक के साथ राब्ते में रहता है, उसी को वोट मिलता है। चाहे लेकिन इमरान खान साहब इस बयानिए को भी तो लेके जा सकते हैं ना कि देखें, पहले मैंने रवायती लोगों को अपने साथ मिलाया और वो बाद में जब मुश्किल का वक्त आया मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं नए लोगों का इंतखाब करूंगा, उन्हें अपनी जमात में शामिल करूंगा, तो टिकट तो या वोट जो पड़ना है वो तो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर ही पड़ना है। तो ऐसा हो सकता है कि इसी नज़रिए के साथ आ जाएँ, चूँकि मैं नई क़यादत को मौका दूँगा, वो आएँ और वो पार्टी में शामिल हों, तो बड़ी तादाद में हद तक जो है वो जवान आ भी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो बरबला एतराफ़ करना पड़ेगा इमरान खान साहब को पब्लिकली कि उन्होंने माजी में जो किया गलत किया। उन्होंने अपने पुराने लोगों को नजरअंदाज किया, गलत किया।
उन्होंने पार्टी में इलेक्टेबल्स को शामिल किया, उन्होंने गलत किया। उन्होंने नॉन इलेक्टेड लोगों के जरिए गवर्नमेंट चलाई, ये गलत किया। ये पब्लिकली उन्हें एतराफ करना पड़ेगा और फिर अपने उन लोगों को, उन कारकुनों को जो नौजवान है, जो नौजायदा है सियासत में, जो इलेक्टेबल्स नहीं है, उन पे तकिया करना पड़ेगा और उन पे मेहनत करना पड़ेगी। और इसके लिए 1-2 साल नहीं, साल की जिद्दोजहद और मेहनत दरकार होती है। ये ऐसे चश्मे ज़दन में ये सारा कुछ नहीं हो जाता कि आप कहें कि नहीं आज से मैंने अपना ज़हन बदल लिया है और पुराने खत्म और नए लोगों को अब मैं लेके आऊंगा। ये नए लोगों को सियासत में लाने के लिए इमरान खान साहब ने 22 साल जिद्दोजहद की थी, तब जाके ये इस मुकाम पर पहुंचे थे कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। और उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सके थे जब तक कि उन्होंने इलेक्टेबल्स को नहीं मिला लिया। तो अब भी तो पाकिस्तान की वही सियासत है ना। अब कोई पाकिस्तान की सियासत के डायनामिक्स चेंज तो नहीं हो गए। अब अगर हाँ वो ठीक है, असूली तौर पर उनका फैसला अच्छा होगा, उसकी तहसीन की जानी चाहिए कि अगर वो ऐसा फैसला करते हैं कि वो रवायती सियासतदानों को मुस्तरद करते हैं और नए लोगों को टिकट देते हैं और एक नया जो पार्टी सामने लेके आते हैं, ये अच्छा फैसला होगा। लेकिन वो कामयाब कब होगी, कितनी कामयाबी उसे मिलेगी, इसका जो हतमी फैसला या यकीन से इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पंजाब की सियासत में ये नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है कि आप नए चेहरों को सामने लाएं और 6-8 माह के अंदर अंदर वो क्लीन स्वीप कर जाएं, ऐसा मुझे नहीं लगता। सही। साथ में ये बताइएगा कि अगर आपको लगता है, आपका तज्जिया इसके ऊपर क्या कहता है कि अगर हवाओं का रुख बदल जाता है तो यही जहांगीर तरीन, यही अलीम खान आपको एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र आते हैं, या इस बार मुसम्मम एक इरादा कर लिया गया है कि अब नहीं जाना यहाँ पर? सियासत में अगरचे कोई चीज हतमी नहीं होती और सियासतदान कभी भी अपने दरवाजे किसी भी पार्टी या शख्सियत के लिए बंद नहीं करते। ये मैं इस तर्ज अमल को बुरा तर्ज अमल नहीं समझता, ये एक अच्छा तर्ज अमल है कि सियासत में आपको अपने नजरियात को भी रिव्यू करना होता है, दूसरों की बात भी तस्लीम करनी होती है। बाज दफा सियासी तौर पर भी आपकी जरूरतें ऐसी बन जाती हैं कि आपको ना चाहते हुए भी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। आपको याद होगा कि ये गलबन 20-22 साल बाद शहबाज शरीफ साहब परवेज इलाही के घर चले गए थे और किसी ने नहीं कहा कि ये बुरा काम किया है। उन्होंने सबने कहा कि ठीक है, सियासत है, उसमें मुज़ाकरात भी होते हैं, उसमें नाराजगियां भी होती हैं, उसमें चीजें ठीक भी होती हैं। तो ये असूली तौर पर तो ये मुमकिनात में मौजूद है। लेकिन वक्ती तौर पर जिस तरह की दूरियां पैदा हो चुकी हैं और जिस तरह का टेंस माहौल हो चुका है जहांगीर तरीन और अलीम खान के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान, तो मेरा नहीं ख्याल कि कम अज कम इस इलेक्शन से पहले जो होने वाला है, कभी 6-8 माह में हो जाए या टर्म पूरी करने के बाद हो जाए, इस इलेक्शन तक मुझे नहीं लगता कि ये दोनों शख्सियात रीज्वाइन कर लें पीटीआई को। ये बड़ा मुश्किल होगा, इन शख्सियात के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी पे भी तो फिर सवालिया निशान लग जाएगा ना कि आप कभी नून लीग के साथ होते हैं, कभी पीटीआई के साथ होते हैं, आपका अपना मौकफ क्या है। तो ये इनके दोस्त, इनके साथी, इनके वोटर सपोर्टर भी तो सवाल करेंगे ना। अगर कहीं से कहा भी गया तब भी नहीं होंगे, तो फिर कुछ अर्से के लिए उस पर खड़े भी होना होता है। अगर कहीं से कॉल आ जाए तब भी अपने इरादे को ये तर्क नहीं करेंगे? काल वाले तो कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, वो काल नहीं करेंगे। और अभी तक तो ये सारा जो झगड़ा है वो यही इसी बात पे है कि काल हुई नहीं, काल की नहीं किसी ने। खान साहब को भी यही शिकवा है कि किसी ने काल नहीं की। और अगर खान साहब के शिकवे दूर हो जाते हैं और काला वाला सिलसिला बहाल हो जाता है, फिर क्या होगा? फिर तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ये तो बात आपकी ठीक है कि यहाँ पे तो बड़े बड़े फैसले फोन कॉल्स पे होते रहे, फिर तो कुछ भी हो सकता है। एमपीएम ना चाहते हुए भी पीटीआई के साथ खड़ी हो जाती है और 3 साल तक खड़ी रहती है। उनका फिक्री ठीक है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।